नमस्कार। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नतीजे आ गए हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों पंचायतों के जो है नतीजे आ गए हैं, जो कि दो चरणों में चुनाव हुए थे। चूंकि पंचायतों के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते हैं, इसलिए ये कहना कि इसके राजनीतिक मतलब क्या होंगे, थोड़ा सा ये एक अलग टेढ़ा गणित है। लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों ने इसमें अपने समर्थित कैंडिडेट उतारे, मतलब जो कैंडिडेट उतारे गए थे उनको समर्थन दिया राजनीतिक दलों ने, इसलिए इस चुनाव का राजनीतिक मतलब भी निकाला जाना चाहिए। और इसीलिए इसकी क्या मायने होते हैं, इस चुनाव के जो नतीजे अभी दिख रहे हैं, उसके लिए मेरे साथ चर्चा करने के लिए पौड़ी से वरिष्ठ पत्रकार अनिल बोगरा जी जुड़े हैं। बोगरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। हाँ, तो अनिल जी के पास इन चुनावों की जो बिटवीन द लाइन्स है वो समझने के लिए पहले बात करूं, उससे पहले मैं कुछ हाइलाइट्स, कुछ चीजें जो मैं छपी हुई दिख रही है अखबारों में वो बताना चाह रहा हूं। जैसे कि बहुत दिलचस्प चीजें हुई हैं। एक जैसे पर्ची से फैसला हुआ है कई जगह, जैसे रुद्रप्रयाग में अगस्तमनी ब्लॉक में कांदी गांव में लक्ष्मी देवी प्रधान घोषित की गई और पूनम देवी उनके अगेंस्ट थी। दोनों को 168 वोट मिले, बराबर हुआ, तो फिर पर्ची निकाली गई और उसमें जो है वो घोषित की गई, लक्ष्मी देवी जीती गई। इसी तरह अल्मोड़ा में, हवालबाग में, ग्राम पंचायत गढ़वाली में, वहां दोनों प्रत्याशियों को 152 वोट मिले। तो कल्पना बिष्ट और गीता भट्ट कैंडिडेट थी, तो कल्पना बिष्ट की पर्ची निकली और वो जीत गई। चमोली जिले के ग्राम पंचायत बंदवाड़ा में बहुत दिलचस्प चीज हुई कि सिक्का उछालकर, क्योंकि चार प्रत्याशी मैदान में थे, 383 वोट पड़े। पहले जो दो प्रत्याशी थे नितिन और रविंद्र, उनको दो बराबर वोट पड़े, 138। तो फिर टॉस किया गया, तो जो 23 साल के नितिन है वो विजयी घोषित हुए। वो गोपेश्वर कॉलेज में पढ़ते हैं। इसी तरह चक्राता में एक वोट से एक लड़की अंकिता जीती हैं। अंकिता और राधा, जो पेनुआ पंचायत की बात है, वहां 134 दोनों को वोट मिले थे। नहीं, 134 वोट मिले थे अंकिता को और राधा देवी को 133 वोट, तो एक वोट से जीती हैं। इसी तरह नारायण बगड़ के ग्राम पंचायत कोट में प्रधान जो है रजनी देवी और कुलदीप सिंह के बीच मुकाबला था। दोनों को 72 वोट मिले। दोबारा मतगणना हुई तो रजनी देवी को 73 वोट पड़े और कुलदीप सिंह को 72 मिले। उसमें जो काउंटिंग हुई तो रजनी देवी एक वोट से जीत गई। इसी तरह से जो है एक बहुत पहली बार उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पहली बार हुआ ऐसा। हुआ यह कि जो टिहरी में एक सीट थी, टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक की बुच्ची जिला पंचायत सीट, वहां पर दो नामांकन हुए थे। एक बीजेपी समर्थित जो कैंडिडेट थी सरिता देवी, और दूसरा जो कांग्रेस समर्थित थी सीता देवी। सीता देवी का जो है आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन खारिज कर दिया था। तो सरिता देवी को निर्विरोध चुनाव घोषित कर दिया गया था। लेकिन सीता देवी हाईकोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। तो जब पक्ष में फैसला दिया तो फिर जो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो सीता देवी मनवाल है वो उनका डॉक्यूमेंट सही है, उनको तुरंत जो है चुनाव निशान दिए जाए और उनका चुनाव वैध माना जाए। तो जिस दिन चुनाव था उससे एक दिन पहले सीता देवी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया और वो चुनाव जीत गई है। तो ये बहुत बड़ा मामला है। तो खैर ये उसके हाइलाइट्स थे जो इधर उधर मैं पढ़ा है और देख रहा हूँ। लेकिन अनिल जी के पास मैं खास मकसद से आया हूँ, क्योंकि पौड़ी जिले में और दूसरी जगहों भी बहुत सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जो है बड़ा चैलेंजिंग माना जा रहा था, क्योंकि 2027 से पहले यही चुनाव है जिसमें कुछ टेस्ट होना था। तो क्या टेस्ट हुआ? जो उत्तराखंड का ग्राम्य समाज है वो किस तरह से देख रहा है इस चुनाव को, उसने कैसे वोट किया है? अनिल जी, पहले तो मुझे बताइए, क्योंकि आप पौड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं, पौड़ी गढ़वाल जिला 38 जिला पंचायत सीटें हैं, तो क्या आपको वहां से खबर मिली है अनिल जी? मनु जी, ये जिला पंचायत पौड़ी जो है, जिसमें 38 ये जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको उन पर जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने और भाजपा ने, दोनों ने अपने समर्थित प्रत्याशियों की एक सूची भी जारी की थी। और ऐसे ही भाजपा ने भी एक समर्थित प्रत्याशियों की सूची जारी करी। लेकिन
पूरा सिनेरियो जब हम देख रहे हैं आज परिणाम आने के बाद, तो उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लिए अलार्मिंग स्थिति हो गई है, कम से कम जो पहाड़ी जिले हैं उनमें। और पूरे सिनेरियो में ये लग रहा है कि जिस हिसाब से मेरे पास से कुछ डाटा है उसमें भाजपा ने 350 जिला पंचायत सीटों पे में से 322 सीटों पर अपने प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशियों की एक सूची जारी की थी। लेकिन लेकिन स्थिति बहुत खराब हो गई और भाजपा को इन पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें कुछ भाबर वाला क्षेत्र भी है, उसमें करारी हार का सामना देखना पड़े। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि ग्रामीण परिवेश में जहां राशन के साथ में किसान सम्मान निधि दी जा रही है, वहां लोगों ने भाजपा से इतर जाकर के वोट की और कुछ सामान्य लोगों को और कुछ कांग्रेस समर्थित लोगों को भी चुनाव जितवा दिया। लेकिन अनिल जी, चूंकि छोटा चुनाव है, ग्राम का चुनाव है, हम तो ये मान के चलते हैं कि छोटे चुनाव में लोग जो है पार्टी से परे वोट देते हैं। रिश्तेदारी हुई या दूसरी चीजें हुई, उसकी इमेज हुई या बहुत चीजें हुई, तो हम क्या ये कैसे मान सकते हैं कि हाँ ये पार्टी के लिए झटका होगा या पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, बीजेपी के लिए खासकर, जबकि छोटे चुनाव में तो शायद समीकरण दूसरे होते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये जो चुनाव होते हैं ये बिल्कुल लोकल लेवल पे होते हैं, ग्राम स्तर पे होता है या ब्लॉक स्तर पे ये चुनाव होते हैं। लेकिन जैसे ये समर्थित प्रत्याशियों की भाजपा ने एक नया ट्रेंड किया है कि समर्थित प्रत्याशियों की आप सूची जारी कर रहे हैं, तो जो भाजपा के समर्थित कैंडिडेट हैं उन्होंने इस क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के और प्रदेश के मुद्दों को और मोदी का नाम भी जगह जगह लिया है। कई पोस्टर तो ऐसे देखे गए जिसमें मोदी जी का चित्र भी छापा गया है। तो ऐसे में कैसे हम ये मान लें कि ये बिल्कुल लोकल लेवल पर ये चुनाव हो रहा था। तो स्थिति बिल्कुल अलग सी हो गई इस समय। और सबसे बड़ी बात, जो प्रवासी उन मतदाताओं को ला करके यहाँ वोट कास्ट कराया जा रहा है एक बड़े प्रतिशत में, उससे भी कहीं ना कहीं ये स्थिति लग रही है कि अब भाजपा के प्रति गांव के लोगों के साथ साथ में शहर, जो गुरुग्राम में रह रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो चंडीगढ़ में रह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को ही वोट दिया, न कि समर्थित उम्मीदवारों को। तो हाँ जी जी जी, तो आप कह रहे हैं कि भाजपा जिनसे उम्मीदें बांधे हुए थे, खासकर प्रवासी वोट से, वो भी उनके अगेंस्ट गया, जबकि कैंपेन ही चला था, खासकर जो गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी जी ने अपना वोट अपने गांव में, तो मतलब वो तो उनका उल्टा पड़ गया है, ये कह सकते हैं हम। हाँ, निश्चित रूप से ये उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जितने भी प्रवासी मतदाता गाड़ियों में भर भर करके प्रत्याशियों द्वारा यहाँ लाए गए हैं, उन्होंने जो वोट कास्ट किया है, उनके दोहरे वोट तो हैं, उनका अपने क्षेत्र में भी वोट है जहां वो नौकरी कर रहे हैं या रह रहे हैं, और अपने गांव में भी वोट है। इसी की वजह से आपने एक प्रतिशत देखा होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, ये प्रतिशत 64 से 68 और 70 के आसपास चला गया। तो इतना प्रतिशत जब हम विधानसभा और लोकसभा में नहीं देख पाते हैं, तो ये लग रहा है कि सीधी सीधी प्रतिशत बढ़ने का जो प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, उसको ये प्रवासी मतदाता जो आए थे, उनको जिनको ढोया गया था अपनी अपनी क्षेत्रों में, उनकी वजह से ये प्रतिशत बढ़ा है। आप बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले हैं। शायद लैंसडॉन की जो खबर थी, लैंसडॉन में जो विधायक हैं बीजेपी के, 3 बार के विधायक, आप बता रहे थे कि वो भी शायद अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जिता पाए, क्या खबर है? देखिए, दिलीप महंत जो इस समय इनको तकरीबन 18 मतलब 3 बार के ये विधायक हैं। हाँ, तो इन्होंने अपनी पत्नी को लैंसडॉन की एक सीट से चुनाव लड़वाया था, और इस आशा से लड़वाया था कि ये दबाव बना करके पॉलिटिकली अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा देंगे। लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट हो गई कि वो 411 मतों से वो हार गई।
इसके अलावा जो अभी ताजे ताजे भाजपा में गए थे, दीपक भंडारी बहुत यंग हैं राजनीति में, और ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, वो भी चुनाव हार गए। इतनी स्थितियां खराब हो गई हैं क्योंकि इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि जो दावा भाजपा करती थी कि हमारा गांव गांव घर घर में हमारा जनाधार है, वो जनाधार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्मान निधि पे लोगों ने वोट नहीं किया, फ्री राशन पे लोगों ने वोट नहीं किया, जबकि जो फ्री राशन और सम्मान निधि है ये गांव के लोग ही अधिक ले रहे हैं क्योंकि उनकी जमीनें ही गांव में है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि दीपक भंडारी जैसा आदमी जो इतना दबंग जिनको ब्लॉक प्रमुख माना जाता था, वो अपनी कोटा तल्ला सीट से ही चुनाव हार गए। उसी प्रकार से आप ये देखिए जो कुल्हाड़ सीट है पौड़ी जनपद की और जिसमें महेंद्र राणा चुनाव लड़े, वो द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख रहे, वो कलजी खाल के ब्लॉक प्रमुख रहे, फिर उनकी पत्नी कलजी खाल की ब्लॉक प्रमुख रही। इतना और भाजपा में शिफ्ट किए हैं, वो कांग्रेस में थे, भाजपा में गए, उसके बाद भी 133 वोटों से हार गए और एक फौजी ने उनको इस हालात में ला दिया है। तो अनिल जी, ये आप बता रहे हैं पौड़ी गढ़वाल जिले की बात, उधर चमोली में कुछ बड़ा उलटफेर सुनने को मिला है कि राजेंद्र भंडारी शायद इस बार फिर से जो है, बाई इलेक्शन तो हार ही गए थे, इस बार फिर उनको झटका लगा, क्या उसकी खबर है? देखिए ये भाजपा में गए थे जब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हो रहे थे, तब इनको उठा करके भाजपा में शामिल करा दिया गया था। दिल्ली में, वो भी प्रदेश में नहीं, दिल्ली में शामिल किया गया था और अनिल बलूनी की इसमें बड़ी भूमिका रही और महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बड़ी भूमिका रही। अब वो बाई इलेक्शन लड़े, वो तो चुनाव हार ही गए। अब उनकी पत्नी को भाजपा ने समर्थित उम्मीदवार घोषित नहीं किया और स्थिति ये हुई कि वो चुनाव लड़ी जिला पंचायत का रुद्रप्रयाग में और चुनाव हार गई। तो ये माना जा रहा है कि उस जो पुराना वो भाजपा में शिफ्ट हुए थे उसको अभी लोग भूल नहीं पाए हैं और उन्होंने फिर उनकी पत्नी को भी घर बिठा दिया। तो 2 बार राजू भंडारी को 2 बार सजा मिल गई है पार्टी बदलने की। ये तो कुछ जाती हो गई। एक बार वो खुद हारे और अब उनकी पत्नी रजनी भंडारी भी जीत नहीं पाई। दूसरा मैं ये समझना चाह रहा था अनिल जी की बीजेपी चूंकि आप बता रहे थे कि वो गांव-गांव अपनी जमीन होने का जो है दावा करती रही है, तो हम इसे बेस जो चीजें बता रहे हैं आप, जिस तरह संकेत दिख रहे हैं कि बीजेपी को बहुत उत्साहजनक नहीं है बीजेपी के लिए, जबकि बीजेपी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस उसके साथ है, जमीनी लेवल पे कार्यकर्ता है, सरकार है, सांसद हैं, विधायक हैं, सब कुछ तो उसके पास है। तो फिर क्यों लोग उसको वोट नहीं कर रहे हैं, जबकि अब कांग्रेस या दूसरे लोग तो इतने सक्रिय है नहीं, या उनके पास इतना ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जैसे बीजेपी के पास है। तो जो दूसरों को वोट जा रहा है, या कांग्रेस को जा रहा है, निर्दलीय को जा रहा है, या स्वाभिमान मोर्चा को मैं देख रहा था टिहरी में एक जगह पुष्पा रावत करके एक ठीक ठाक 3000 वोट से जीती हैं। टिहरी जिले में देवप्रयाग ब्लॉक में स्वाभिमान मोर्चा के नेता भी जीती हैं। तो ये दूसरी तरफ क्यों जा रहा है वोट, जबकि बीजेपी इतनी ताकतवर है वहां पे? ये इस चुनाव में मैंने एक चीज और नोट की कि जो विधायक हैं या इनके वो नगर पालिका क्षेत्र के जो इनके अध्यक्ष जीते हैं भाजपा के, उन्होंने इस चुनाव से पूरी तरह किनारा कसी करके रखी। ये कहीं भी गांव, जबकि 6 विधानसभा पौड़ी का मसला अगर हम ले लें तो 6 विधानसभाओं में कोई भी विधायक किसी भी जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान तो आप छोड़ दीजिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के कन्विंसिंग में कहीं किसी भी गांव में नहीं दिखाई दिया। इतनी स्थिति खराब हो गई। ये क्यों हुआ, इसका कारण तो बाद में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जबकि भाजपा की ये स्थिति होती है कि वो सीधे सीधे अपने विधायकों को जिम्मेदारी देते हैं कि इतने जीत के आने चाहिए। लेकिन मुझे इस सारे सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग जो विधायक थे या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो सिर्फ वोट कास्ट करके और वापस चले गए। उन्होंने कभी किसी को कन्विंस नहीं किया है कि जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी है उसको ही वोट कास्ट करें, अपने लोगों को नहीं समझाया। तो
मुझे अब ये लग रहा है ये एक अलार्मिंग स्थिति, क्योंकि अब जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायतों को ये माना जाता है कि सब गांवों की सरकारें हैं, और जितने भी वोट भविष्य में 2027 में कास्ट होंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत वोट कास्ट होता है, शहरी क्षेत्रों के बजाय। तो मुझे तो ये अलार्मिंग स्थिति लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के लिए ये लिटमस टेस्ट हो जाए, और भाजपा को अब इस मामले में सतर्क रहना पड़ेगा कि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस तरह से, भाई किस तरह से इनको नुकसान हो गया है। 350 की लिस्ट जारी की थी इन्होंने एंटायर स्टेट में, और 207 कैंडिडेट इनके हार गए। तो आप स्थिति को आकलन करिए कि क्या स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की होने जा रही है या हो चुकी है। 350 की लिस्ट, मतलब अपने समर्थित कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से, और 207 हार गए, जैसे अनिल जी बता रहे हैं। लेकिन अनिल जी, आप कह रहे हैं कि ये लिटमस टेस्ट है, ये अलार्मिंग है बीजेपी के लिए, लेकिन 27 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो वो तो सब मोदी मोदी टाइप का हो जाता है चुनाव, और बीजेपी को लगता है कि सबसे बड़े सुपरस्टार तो वही हैं, चुनाव तो वही जिताएंगे, चाहे कोई भी आड़ू बेड़ू जो भी होता है, खड़े होते हैं चुनाव तो मोदी के भरोसे ही लड़ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव तक भी ये नौबत आ गई थी कि मोदी के पोस्टर लगे हुए थे। तो अभी तो अलार्मिंग आप बता रहे हैं, लेकिन 27 में चुनाव तो चीजें बदल जाएंगी, वहां तो फिर मोदी आ जाएंगे चुनाव प्रचार में, क्या आप समझ रहे हैं? नहीं देखिए, अलार्मिंग पोजीशन तो है इनके लिए, लेकिन आपको पता है कि जो जिस स्ट्रेटेजी पे भाजपा काम करती है, जो नाराजगी इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिखाई दे रही है, तो ये मुझे कहीं एक शक भी है। मैं इस बात को कैसे कहूं, लेकिन ये किसी और नेतृत्व की बात अब उठने लगी है कि जो ये पंचायत चुनाव की स्थिति सामने आ रही है, उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि भाजपा ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा छिटक रहे हैं। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि 27 से पहले पहले कोई नेतृत्व परिवर्तन इस प्रदेश में हो जाए। और ये भी माना जा रहा है, कुछ बहुत जानकार पॉलिटिकल जानकार इस बात को कहते हैं कि भाजपा करती है इस काम को, क्योंकि जो नाराजगी होती है उस नाराजगी को खत्म करने के लिए वो एक नया चेहरा सामने लाते हैं, और उससे फिर वो उनको फिलअप करने की कोशिश करते हैं जो नाराजगी है। तो हालांकि अनिल जी, ये आप कह रहे हैं कि चूंकि ये मामला ऊपर तक जा सकता है और लीडरशिप चेंज तक का मामला आ सकता है, ये मतलब ऐसी अटकलें लंबे टाइम से लग रही हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। अनिल जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि चूंकि अभी तो नतीजे आए हैं, अभी तो छीना झपटी होगी, और क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है तो वो तो किसी न किसी रूप से हो सकता है जिला पंचायतों में जो है सब जगह इधर उधर करके और छीना झपटी करके इधर के मेंबर इधर लाके वो अपनी सरकार बना ले, वहां पे जिला पंचायतों में कब्जा कर ले, तो फिर तो ये सत्ताधारी जो लीडरशिप है जो उनकी तो जीत मानी जाएगी, तो उस तरह बदल सकती है। अभी तो शुरुआती चीज है, अभी तो नतीजे आ रहे हैं या आए हैं, लेकिन सरकार तो नहीं बनी है अभी। तो सरकार जब बनेगी तब पता चलेगा ना कि भाई कौन जीता है, कौन क्या हुआ। हाँ, ये तो अमूमन होता ही है जब तक इस तरीके से चुनाव होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा संगठन जो है अब इन रिजल्टों को देख करके बहुत हर साम दाम दंड भेद से काम करेगा, और कोशिश करेगा कि 12 जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उसमें से 10 जिला पंचायत अध्यक्षों को वो किसी तरीके से बना ले। इसके लिए वो क्या करते हैं वो आपको भी जानकारी है, क्या होता है वो सबको जानकारी है। अभी कुछ लोगों पे इनकी निगाह लग गई है, इनको उठाने की कोशिश हो रही है। अभी आज ही ये बताया जा रहा है कि किसी जिला पंचायत को जबरन रात को उठा करके कहीं और ले गए हैं, उसमें नाराजगी लोगों की हो रही है। लेकिन ये तो होगा ही कि वो किसी भी तरीके से इन रिजल्टों को देख करके अब कोशिश करेंगे कि 12 जिला पंचायत, नहीं तो 10 के जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख वो अपने बनवा लें। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं।
तो कोई भी हथकंडा अपना देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि नतीजे तो वही माने जाएंगे फिर कि इतने जिला पंचायतों पे हमारा कब्जा हो गया है। तो इसका मतलब तो ये है कि सरकार के लिए तो अच्छी बात, अच्छी खबर होगी कि हाँ हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसीज और हमारा काम करने का अंदाज जो है तो वो मतलब ठीक ठीक जा रहा है, ठीक ठीक चल रहा है। तो इससे यही मैसेजिंग होगी या जो जमीन लेवल पे अभी जो चुनाव आए हैं इसका कोई असर होगा? नहीं नहीं, निश्चित रूप से इसका असर होगा। और इनको दिल्ली में आपको पता ही है कि जिस हिसाब से भाजपा का संगठन काम करता है, पन्ना प्रमुख से लेकर के और केंद्रीय अध्यक्ष तक, उनको सब इस फीडबैक चला गया होगा कि ये पोजीशन हो गई है पूरे प्रदेश के अंदर। तो अपना कद थोड़ा सा बढ़ाने के लिए जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें थोड़ा सा अपनी स्थिति ठीक करने के लिए ये निश्चित रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को बताएंगे कि हमने इतने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जितवा लिए हैं। अब कैसे जितवाए हैं वो सबको जानकारी है, लेकिन इनको मेहनत अब करनी पड़ेगी और इसके लिए साम दाम दंड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये दिल्ली में बताना पड़ेगा कि हमने इतने जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बनवा लिए हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा विश्वास मुझे लगता है कि उत्तराखंड नेतृत्व पे भाजपा केंद्रीय अध्यक्षों को नहीं रहा है। और कोई ना कोई परिवर्तन भविष्य में, इस बात की मुझे आशंका है कि कोई ना कोई परिवर्तन होगा, चाहे वो संगठन लेवल पे हो, चाहे पदाधिकारियों के लेवल पे हो, लेकिन कोई चेंज होना है। तो उत्तराखंड का जो ग्राम्य समाज है वहां से जो जनादेश आ रहा है, पॉलिटिकल जनादेश, उसको अनिल जी ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई परिवर्तन इसमें दिखेगा, इसके बीज उनको नजर आ रहे हैं। अनिल जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी का जो अपोजिशन है उसके लिए ये चुनाव कितना अहम है, उसके लिए क्या इससे जोश बढ़ेगा, कुछ होगा क्या? आपको लगता है ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेके आया है या जो दूसरे जो फोर्सेस हैं, जैसे स्वाभिमान मोर्चा कई जगह मैं देख रहा हूं उनके भी कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो जो बीजेपी का अपोजिशन है उसको इस चुनाव से कितनी ताकत मिलती हुई दिख रही है? नहीं, उनको उनको तेज बुखार में ये पैरासिटामोल का काम कर रही है, लेकिन अब वो कितना इसका उपयोग कर सकते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे कल कुछ सूचना मिली थी कि कांग्रेस के कुछ लोग बहुत तेजी से एक्टिव हुए हैं, और जिसमें गणेश गोरियाल का नाम लिया जा रहा है कि वो बहुत तेजी से एक्टिव हुए हैं और कम से कम पौड़ी जनपद के लिए वो एक्टिव हुए हैं। इसी तरीके से शायद करण मारा साहब भी पूरे प्रदेश के लिए एक्टिव होंगे। लेकिन जो जिस हिसाब से इनकी पिछला इतिहास है कांग्रेस का, और जो सोशल मीडिया पे जो चित्र आते हैं ठीक इन पंचायत चुनावों के काउंटिंग होने से पहले जो चित्र सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उससे कहीं शक होता है कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस के सारे ही जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य टूट करके भाजपा की गोद में जा बैठे, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं हो। तो चुनाव नतीजे आ चुके हैं, भाग दौड़ मची हुई है, छीना झपटी चल रही है, और जैसे अनिल जी बता रहे हैं कि सत्ताधारी दल इसको अपनी जीत बताने के लिए कुछ भी कर सकता है, और कुछ खबरें आ भी रही हैं। पौड़ी जिले से भी कई खबरें आ रही हैं, उधर चमोली से मैंने कल एक वीडियो देखा, वहां भी छीना झपटी चल रही है। तो कुल मिला के जो चुनाव जनादेश जो मतपत्र से निकला है, उसके अलावा जो एक जनादेश वो होता है जो सरकार बनाती है, जो सत्ताधारी पार्टी बनाती है, वो अब वो खेल अब चलेगा जैसे अनिल जी ने बताया। लेकिन कुल मिला के एक जमीनी संदेश तो गया है कि सत्ताधारी दल यानी भाजपा के लिए संकेत बहुत अच्छे नहीं है इस चुनाव के लिहाज से। तो अनिल जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार इस पंचायत चुनाव के जरिए प्रदेश की पॉलिटिक्स के जो मैसेजेस थे उसको समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मनोज।